हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट 13 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स, परावर्तक दूरबीन, जिसमें कि दो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और वह दोनों टेलीस्कोप्स जो सिलेबस में प्रोवाइडेड है वह है न्यूटोनियन टेलीस्कोप एंड कैसेग्रेन टेलीस्कोप। इन दोनों टेलीस्कोप्स के बारे में मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है। यह खगोलीय दूरबीन ही है, ज्योतिषीय दूरबीन ही है, जिसकी सहायता से हम खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, खगोलीय पिंडों जैसे स्टार है, प्लैनेट्स है, इन सभी का डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट हेवनली ऑब्जेक्ट्स, दूर स्थित, जिसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है, अनंत दूरी पर स्थित एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं। तो फिर इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की क्यों ज़रूरत पड़ी। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसे हिंदी में परावर्तक दूरबीन कहा जाता है, की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वह डायमीटर पर डिपेंड करता है। डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना लार्ज डायमीटर होगा लेंस का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो लेंस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यूज होता है, तो उतना ही उसका रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा होगा। रिजॉल्विंग पावर का मतलब हुआ कि नज़दीक या दूर, यहाँ तो टेलीस्कोप है तो दूर की चीज़ को देखेंगे। माइक्रोस्कोप का भी रिजॉल्विंग पावर होगा तो वहाँ नज़दीक के चीज़ों के लिए है। नज़दीक के दो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे नज़दीक में स्थित, उसके इमेज को रिजॉल्व करके, उसको ठीक से अलग अलग करके, सेपरेट करके दर्शाने की एबिलिटी, वह माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर हो गया। और टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर हो गया जो टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, जो यहाँ से तो काफ़ी दूरी पर है, इन्फिनिटी पर है, लेकिन एक दूसरे के क्लोज है। तो उसके वो दो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर स्थित चीज़ें हैं, दूर स्थित वस्तुएं हैं, तो उसके टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव उसके इमेज को किस हद तक, कितना ज़्यादा उसको विभेदित करेगा, रिजॉल्व करेगा, अलग अलग सेपरेट करके दिखलाएगा, दर्शाएगा। तो वह एबिलिटी टेलीस्कोप की जो होगी, एबिलिटी ऑफ द टेलीस्कोप टू सेपरेट टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, से टू स्टार्स और टू प्लैनेट्स, to separate their image distinctly. That ability of the telescope optical instrument is called resolving power of a telescope. It is the ability of a telescope to separate two distant objects distinctly. उसके इमेज को अलग अलग करके कितना अंतर करके दिखाएगा, कितना ज़्यादा सेपरेट करके दिखाएगा, तो वह एबिलिटी होगी उस टेलीस्कोप की, जिसका ऑब्जेक्टिव दूर स्थित दो वस्तुओं, दो प्लैनेट्स या दो स्टार, दो ऑब्जेक्ट्स के इमेज को कितना अलग अंतर करके, कितना ज़्यादा अलग करके दिखलाएगा क्लियरली। तो वो उस एबिलिटी को रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप कहा जाता है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप के एक्सप्रेशन से क्लियर है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप होता है लैम्डा अपॉन 1.22 डी। डी इज द डायमीटर वेयर ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 1.22 डी अपॉन लैम्डा।
तो ये डी डायमीटर है टेलीस्कोप का और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हुआ, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है दो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ऑब्जेक्टिव के सेंटर पर, ऑप्टिकल सेंटर पर जितना एंगल फॉर्म होता है, द एंगल फॉर्म बाई टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, हेवनली ऑब्जेक्ट्स एट द ऑब्जेक्टिव, एट द सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो गया 1.22 लैम्डा बाई डी, जो कि एयरी के द्वारा रिवाइज फार्मूला है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंगल का, कितना एंगल बना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हुआ, माने एंगल का हुआ, एंगल जितना फॉर्म हुआ ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर पर। चूंकि डिफ्रैक्शन में फॉर्मूला होता है डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट में, हम देखते हैं कि लेमडा जो होता है, मिनिमा का जो पोजीशन है, लेमडा इजकल टू ये थीटा इजकल टू एंगुलर जो डिस्प्ले रहती है, एंगुलर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है या एंगल, कितना एंगल से उसका फॉर्म होगा मिनिमा का, एंगुलर विड्थ कितना होगा। तो कहने का मतलब एंगुलर विड्थ जो होगा थीटा एन इजकल टू लैम्डा बाई डी होता है। तो उस फार्मूला में यहाँ पर टेलीस्कोप के ऑप्टिकल सेंटर को जब लाइट उस पर फॉल करेगा, लाइट उससे पास करेगा तो उसको सर्कुलर अपर्चर माना जा सकता है। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के पास जहाँ से लाइट पास करेगा तो उसको सर्कुलर अपर्चर माना जा सकता है, और उससे डिफ्रैक्शन के कारण जो एंगुलर विड्थ होगा वह डिफ्रैक्शन के कारण थीटा एन इजकल टू, तो वह थीटा जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगा उस सिचुएशन में वह कितना होगा, ऑब्टेन होगा एरी के द्वारा जो रिवाइज फार्मूला है, थीटा इजकल टू विच इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 1.22 लैम्डा अपॉन डी। देयरफॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज 1 बाई थीटा, 1 बाई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जिसको विभेदन सीमा कहेंगे दूरदर्शी का, टेलीस्कोप का। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप जो होगा वह लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होगा 1 बाई थीटा, और थीटा इजकल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। Therefore, resolving power of a telescope is resolving power of a telescope is 1 by lambda, RP ये हो गया 1 by theta, sorry 1 by theta which is the limit of resolution, और ये हो गया थीटा इजकल टू 1.22 लैम्डा बाई डी, जो कि एरी के द्वारा मॉडिफाइड फार्मूला है। तो 1 थीटा इजकल टू 1.22 लैम्डा बाई डी, तो डी ऊपर चल जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, तो डी अपॉन 1.22 लैम्डा। ये रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का हुआ। दिस इज द फार्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। तो यहाँ देख रहे हैं कि रिजॉल्विंग पावर डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब जितना ऑब्जेक्टिव लेंस का रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस का, मतलब लार्ज अपर्चर का कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का तो जितना बड़ा डायमीटर होगा, लार्ज डायमीटर होगा, वर्टिकल डायमीटर उस लेंस का, उतना ही रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा, उतना ही दूर का जो दो ऑब्जेक्ट है उसके इमेज को उतना ही ज़्यादा रिजॉल्व करेगा, उतना ही सेपरेट करके टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन उतने लार्ज डायमीटर का अभी तक जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज होता है, लेंस के रूप में ऑब्जेक्टिव का यूज होता है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 40 इंच का है, और वह यूएसए में 40 इंच मतलब नियरली 1 मीटर, 1.0 मीटर उसका सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट डायमीटर है अभी प्रेजेंट में, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज हुआ है, लेंस के रूप में ऑब्जेक्टिव का यूज, ऑब्जेक्टिव के रूप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज हुआ है। सबसे ज़्यादा जो वर्टिकल डायमीटर का जो कॉन्वेक्स लेंस थी, जो ये टेलीस्कोप है, तो वह यूएसए में है, और उसका मैक्सिमम जो डायमीटर है उस लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, वह 1.02 मीटर है, मतलब 40 इंच। तो 1 मीटर से ज़्यादा का कॉन्वेक्स लेंस को कंस्ट्रक्ट करने में दिक्कत है। एक तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कॉस्टली होगा, और उसके अलावा आप जानते हैं कि लेंस में क्रोमेटिक एबेरेशन का भी डिफेक्ट होता है। मतलब कलर जो है, वाइट लाइट है तो वह एक से अधिक लाइट में टूट जाएगा। प्रिज्म से तो पास करने पर 7 लाइट होता है, कि लेंस से भी पास करने पर लाइट जो है एक से अधिक कलर में इमर्ज हो सकता है।
बाहर निकल सकता है। इसको क्रोमेटिक एवर्सन कहते हैं। तो उसका भी ज़्यादा चांसेज रहेगा अगर बहुत ज़्यादा लार्ज अपर्चर का, लार्ज डायमीटर का अगर कॉन्वेक्स लेंस बनाया जाए, वेट भी ज़्यादा होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो इन सभी चीज़ों में जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स जिसमें कि लेंसेज का ऑब्जेक्टिव के रूप में लेंसेज का यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज होता है। गैलीलियन टेलीस्कोप में आईपीस कॉन्केव लेंस भी होता है। तो कहने का मतलब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में रिफ्रैक्शन की घटना होती है, तो वह लेंस के द्वारा ही पॉसिबल है। मिरर के द्वारा तो रिफ्लेक्शन होगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लार्ज डायमीटर का लेंस बनाना, कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो जो इन सारे लिमिटेशंस को, इन सारे जो ड्रॉबैक्स है, डिफेक्ट्स है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स में, उसको दूर करने के लिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स का यूज तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स जिसमें कि ऑब्जेक्टिव के रूप में लेंस का यूज होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं, डिफेक्ट्स हैं। क्रोमेटिक एवर्सन का है, लार्ज साइज होने पर वेट ज़्यादा होगा, कॉस्टली होगा। तो इन सारे लिमिटेशंस को, डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स लाया गया, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव के रूप में लार्ज अपर्चर का, लार्ज डायमीटर का कॉन्केव मिरर या पैराबोलॉइडल मिरर का यूज होता है। परवलयाकार दर्पण या अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर या पैराबोलॉइडल मिरर का यूज होता है। परवलय की आकृति का, तो पैराबोला की शेप का जो मिरर होगा उसको पैराबोलॉइडल मिरर कहा जाता है, परवलयाकार दर्पण हिंदी में। या कॉन्केव मिरर, लार्ज अपर्चर का यूज किया जाता है। पैराबोलिक मिरर से फायदा ये होगा कि जो स्फेरिकल एवर्सन का जो डिफेक्ट होता है, जो कि मिरर में होता है, क्रोमेटिक एवर्सन का डिफेक्ट लेंस में होता है, लेकिन स्फेरिकल एवर्सन का गोलीय विपथन जिसको कहा जाता है हिंदी में, तो उसका वह डिफेक्ट जो है मिरर में पाया जाता है। तो पैराबोलॉइडल मिरर से क्या होगा, इसमें क्या होगा कि स्फेरिकल एवर्सन में लाइट जो है, अब चूंकि बड़े आकार का अगर कॉन्केव मिरर है, तो उसमें लाइट को कई जगह पर जाकर के फोकस होने की संभावना होती है। पॉसिबिलिटी होती है कि लाइट रेज एक से अधिक जगह पर फोकस करेगा, तो इसको स्फेरिकल एवर्सन कहा जाता है, गोलीय विपथन। तो इसे दूर करने के लिए पैराबोलिक मिरर का यूज किया जाता है, पैराबोलॉइडल मिरर का यूज किया जाता है, जिससे कि ये डिफेक्ट, ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगा। तब लाइट जो है वह जाकर के पैराबोलिक मिरर के एक जगह पर जाकर के फोकस होगा, अगर पैराबोलिक शेप कर दिया गया तो, और उसे भी लार्ज डायमीटर का बनाया जा सकता है। तो कॉन्केव मिरर को लार्ज डायमीटर का बनाया जा सकता है कैलिफोर्निया में, यूएसए में, जिसका वर्टिकल डायमीटर 200 इंच है, मतलब लगभग 5 मीटर, 5.02 माने लगभग नियरली 5 मीटर के आसपास उसका वर्टिकल डायमीटर है, जो कि लार्जेस्ट है प्रेजेंट में। तो ऐसा ही एक टेलीस्कोप न्यूटोनियन टेलीस्कोप है जिसको कंस्ट्रक्ट किया। तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की मैं बात कर रहा हूँ, उसके रिफ्लेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मिरर का आप यूज करते हैं तो आप 5 मीटर या इससे भी ज़्यादा, कैसेग्रेन टाइप टेलीस्कोप में तो उससे भी ज़्यादा 10 मीटर तक का वर्टिकल डायमीटर तक का रिफ्लेक्टर है, जो कि कॉन्केव मिरर है, और वो भी हवाई में है, वो भी यूएसए में ही है। केक टेलीस्कोप्स उसका नाम है, उसका 10 मीटर वर्टिकल डायमीटर है। तो कहने का मतलब है कि अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव को लेंस के बदले मिरर का यूज किया जाए, कॉन्केव मिरर, लार्ज अपर्चर का, लार्ज डायमीटर का यूज किया जाए, या पैराबोलिक मिरर यूज किया जाए, तो रिजॉल्विंग पावर उस टेलीस्कोप का बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का डायमीटर पर डिपेंड कर रहा है, डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डी इज द डायमीटर ऑफ द टेलीस्कोप, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट फॉल्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप।
तो ऐसा ही टेलीस्कोप का एक कंस्ट्रक्शन किया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है बेसिकली। मैग्नीफाइंग पावर का जो एक्सप्रेशन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में होता है वही न्यूटोनियन टेलीस्कोप में भी होगा, वही कैसेग्रेन टाइप टेलीस्कोप में भी होगा, जिसका स्टडी इसके बाद मैं करूँगा, उसको डिस्कस करूँगा इसके बाद, न्यूटोनियन टेलीस्कोप के बाद। तो एक ऐसा ही टेलीस्कोप जो कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है, ज्योतिषीय दूरबीन ही है, खगोलीय दूरबीन ही है, और इसको कंस्ट्रक्ट किया न्यूटन साहब ने। सो इट इज कॉल्ड न्यूटोनियन टेलीस्कोप विच इज वन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और इसमें न्यूटोनियन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव के रूप में कॉन्केव मिरर का यूज होता है। लार्ज अपर्चर का, लार्ज डायमीटर का एक कॉन्केव मिरर होता है, जो कि एक वाइट ट्यूब, एक आयरन का ट्यूब होता है, चौड़ी नली होती है, वाइट ट्यूब, उसके एक किनारे पर, एक इंड पर स्थित होता है। कॉन्केव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर और लार्ज डायमीटर इज एडजस्टेड एट वन इंड ऑफ ए वाइट ट्यूब, वाइट मेटल ट्यूब, वाइट आयरन ट्यूब, whose other end is directed towards the object, distant object। तो उस मोटी नली के न्यूटोनियन टेलीस्कोप के, जो न्यूटन का दूरबीन है, परावर्तक दूरबीन, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो उसमें चौड़ी नली के एक इंड पर एक लार्ज डायमीटर का या लार्ज अपर्चर का एक कॉन्केव मिरर होता है, जो कि वन इंड पर, चौड़ी नली के वाइड इंड ट्यूब के एक इंड पर एडजस्टेड होता है, जबकि दूसरा उस ट्यूब का जो पार्ट है, हॉलो ट्यूब है, तो दूसरा पार्ट जो होगा वह ऑब्जेक्ट की ओर होगा, जिधर कि उस ऑब्जेक्ट की ओर होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की ओर होगा, जैसे कि स्टार है, प्लैनेट है, उसकी ओर होगा, जिसे कि इस टेलीस्कोप से, न्यूटोनियन टेलीस्कोप से जिसे देखा जाना है, जिस ऑब्जेक्ट को इस टेलीस्कोप से देखा जाना है। और इस वाइट ट्यूब के बगल में एक साइड ट्यूब भी होती है, पतली ट्यूब होती है, नली होती है अपेक्षाकृत रिलेटिवली, जिसमें कि जिसके एक इंड पर उसका लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जो स्मॉल अपर्चर का होता है, स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, कम फोकस दूरी का और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है, जो कि आईपीस का काम करता है, आईपीस। तो ये आईपीस ट्यूब में लगा होता है। आईपीस ट्यूब जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप में जो वाइट ट्यूब होता है, चौड़ी नली होती है, वाइडर ट्यूब, वाइट ट्यूब, उसी के साइड में होता है लगा हुआ, और उसमें एक इंड पर कॉन्वेक्स लेंस, स्मॉल फोकल लेंथ का, स्मॉल अपर्चर का एडजस्टेड होता है, जिसके द्वारा, जिसमें लाइट इंटर करने के बाद आई में, ऑब्जर्वर्स आई में इंटर करता है, और जहाँ पर कि हम जिसकी हेल्प से, आई की हेल्प से इसमें जो इमेज फॉर्म होगा, फाइनल इमेज, उसको हम देख पाएंगे, जो कि फाइनल इमेज जो होता है वह वर्चुअल होता है। इसको देखिए, ये दोनों लाइट रे, जो एक प्लेन मिरर है M2, जो कि जो एक्सिस है ट्यूब का, जिसमें कि वाइट ट्यूब, वाइडर ट्यूब जो है उसमें, जिसमें कि एक इंड पर ये कॉन्केव मिरर है, लार्ज अपर्चर का, वर्टिकल या लार्ज डायमीटर का। तो उस ट्यूब के एक्सिस पर, उस ट्यूब का जो एक्सिस है उसके, या कहें कि जो मिरर है, कॉन्केव मिरर है, उसके फोकस पॉइंट के कुछ पहले एक मिरर M2 रहता है, प्लेन मिरर, जो कि उसके एक्सिस से, उस मिरर के एक्सिस से कहें या ट्यूब के एक्सिस से कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होता है। ये इसका वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन तो मैंने बतला दिया। अगर लाइट रे AB है, ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो कि दूर स्थित है, सब सपोज करते हैं स्टार है या प्लैनेट है, क्योंकि यह भी एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है। अंतर यही है कि इसमें ऑब्जेक्टिव कॉन्केव मिरर होता है, लार्ज अपर्चर का, बड़े द्वारक का या लार्ज डायमीटर का। तो दूर स्थित वस्तु AB जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे, दो पैरेलल लाइट रे चला, दो पैरेलल लाइट रे, प्रकाश किरणें यहाँ से दूर स्थित वस्तु से चली, और उसके बाद वो इसके रिफ्लेक्टर पर, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस पर, ऑब्जेक्टिव पर जो कि कॉन्केव मिरर है, उस पर फोकस होती है, इंसिडेंट होती हैं, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये इंसिडेंट हुई मिरर पर, और मिरर जाहिर है कि उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, तो इसमें रिफ्लेक्शन की घटना होगी, लाइट के रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन इसमें एग्जिबिट होगा, प्रदर्शित होगा। अब कॉन्केव मिरर उस दोनों लाइट रे को जाकर के रिफ्लेक्ट करेगा, तो दोनों लाइट रे जाकर के प्लेन मिरर, जो कि कॉन्केव मिरर के फोकस के थोड़ा पहले, उसके एक्सिस के, ट्यूब के एक्सिस से 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। तो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रे जाकर के अगेन फॉल करता है, पुनः जाकर के फॉल करता है कहाँ पर, प्लेन मिरर पर,
और प्लेन मिरर से फिर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। देखिए बी डैश पर इंटरसेक्ट किया तो ए डैश बी डैश एक छोटा इसका इमेज ऑब्जेक्ट ए बी का एक इन्वर्टेड रियल एंड अ स्मॉल इमेज फॉर्म हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज बाय द प्लेन मिरर M2 और इसे देखा जाता है। और फाइनली अब ए डैश बी डैश को अब आई पीस को ढंग से एडजस्ट करेंगे जिससे कि ए डैश बी डैश अगर उसके फोकस पर आ जाता है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। अगर फोकस और आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा तो 25 सेंटीमीटर पर बनेगा इमेज। इस प्रकार जो फाइनल इमेज होगा आईपीस के द्वारा ये ए डबल डैश बी डबल डैश ये फॉर्म होगा जो कि कैसा होगा, किस नेचर का है, वर्चुअल है। देखिए यहाँ पर आईपीस से के लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रे आई में पैरेलल होकर इंटर कर रही है। फिर ये दोनों लाइट रे आई में आंख में ऑब्जर्वर्स आई में पैरेलल होकर इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों एक पैरेलल होकर इंटर कर रही हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए रियल इमेज नहीं बन पाएगा। इसलिए दोनों लाइट रे को पीछे की ओर प्रोड्यूस किया है। देखिए डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस किया गया है, दोनों जाकर मीट करता है बी डैश पर जो कि इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में कहीं इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश इस ऑब्जेक्ट ए बी का जो कि वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, इसके अपेक्षा वर्चुअल इमेज होगा। और ए डैश बी डैश जो है आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ए डैश बी डैश के कंपेरिजन में ये इरेक्ट होगा, ये सीधा होगा। ए डैश बी डैश भी जिस ढंग का जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ए डबल डैश बी डबल डैश भी है। लेकिन ए बी की अपेक्षा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी अपेक्षा उसके रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगा। ए बी वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो कहने का मतलब है कि ए डबल डैश बी डबल डैश जो इमेज है वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा, बड़ा है। देखिए ए बी ऑब्जेक्ट है, दूर स्थित ऑब्जेक्ट भी बड़ा होता है, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, स्टार हो प्लेनेट हो, काफ़ी दूर है यहाँ से इसलिए छोटा दिखलाई देता है। तो इमेज जो है मैग्नीफाइड इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश ये फॉर्म होता है। इन्फिनिटी पर भी हो सकता है, 25 सेंटीमीटर पर भी हो सकता है, या इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश जो इमेज है वर्चुअल इरेक्ट विथ कंपेरिजन टू द ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश विच इज द इमेज एक्चुअली ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर M2। प्लेन मिरर M2 जो कि ट्यूब के एक्सिस से या कॉन्केव मिरर के एक्सिस से ये 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, कॉन्केव मिरर के फोकस के थोड़ा पहले ही है, इंक्लाइंड है। तो इससे रिफ्लेक्शन के कारण इमेज फॉर्म होता है ए डैश बी डैश। ये ऑब्जेक्ट का ही इमेज है ए बी का जो कि ये रियल इमेज है, छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है ए डैश बी डैश। देखिए ए बी के रिस्पेक्ट में ये छोटा है ए डैश बी डैश और रियल है, इन्वर्टेड है। और जो फाइनल इमेज हुआ वो वर्चुअल है जो कि यहाँ पर दोनों लाइट रे आईपीस लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद आई में सीधे पैरेलल होकर इंटर कर रहा है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। लाइट रे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए रियल इमेज नहीं बनेगा। इसलिए दोनों लाइट रे को पीछे की ओर प्रोड्यूस किए हैं डॉटेड लाइन से, तो वर्चुअल इमेज बना है ए डबल डैश बी डबल डैश वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट ए बी के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, लेकिन ए डैश बी डैश जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए, आईपीस के नज़दीक होने के कारण तो उसके रेस्पेक्ट में इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। तो वर्चुअल इमेज है, मैग्नीफाइड है और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ए बी के रिस्पेक्ट में उल्टा है। तो ये इमेज फॉर्म हुआ इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में। अगर ए डैश बी डैश का जो पोजीशन होगा वह आई पीस के फोकस पर हो जाएगा तब इमेज जो है इन्फाइनाइट पर बनेगा। और ए डैश बी डैश का पोजीशन इसके आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट आई पीस के बीच में आएगा तो इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनेगा, जिसे एडजस्टमेंट फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है। So now write down its working and then magnify. Fine power is same as that of the astronomical telescope. Only difference is here concave mirror of large aperture is taken in place of convex mirror as was in the case of astronomical telescope, that is refracting telescope. कॉन्केव मिरर का यूज किया गया है ऑब्जेक्टिव के रूप में कॉन्वेक्स लेंस के बदले में, जैसा कि खगोलीय दूरबीन या कोई रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में अपवर्तक दूरबीन में किया जाता है। वर्किंग कंस्ट्रक्शन तो मैंने पहले ही बतला दिया। तो वर्किंग है लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, हेवनली ऑब्जेक्ट, आकाशीय पिंड है दूर स्थित, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर है, इन्फिनिटी पर, एट ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ए बी। ये पैरेलल ढंग से फॉल करता है, फॉल अपॉन
the reflector, that is objective, that is concave mirror, fall upon the concave mirror M1. दो मिरर यूज हुआ है, concave मिरर है, दूसरा प्लेन मिरर है, और इसको वाइट ट्यूब में, जैसा कि कंस्ट्रक्शन में मैंने बतलाया कि वाइट ट्यूब में इसका थी मेटल का, आयरन का यूजुअली होता है आयरन का ट्यूब, खोखली नली मोटी, उसके एक इंड पर एडजस्टेड होता है ये कॉन्केव मिरर, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में एक्ट करता है, अभिदृश्यक का काम करता है ये। तो लाइट रेज वर्किंग में, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ए बी फॉल अपॉन द कॉन्केव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर, लार्ज डायमीटर, कॉन्केव मिरर M1, जो कि ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्टिव। And after reflection, it again falls at the plane mirror M2, which is inclined at angle 45 degree to the axis of the tube. Plane mirror M1, and after reflection, it again, after reflection, light rays again fall. This light rays, टू लाइट रेज, दो लाइट रे लिया गया है, लाइट रेज अगेन फॉल अपॉन ऑन द प्लेन मिरर M2, द प्लेन मिरर M2, और ये प्लेन मिरर फिर से लाइट रे, इसे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लाइट रे डाइवर्ट हो जाता है, और A डैश B डैश इसका रियल ऑब्जेक्ट का रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट से छोटा, फॉल ऑन द प्लेन मिरर M2 लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, कॉन्केव मिरर M1, लाइट रे अगेन फॉल अपॉन द प्लेन मिरर M2 एंड विच फॉर्म्स, वहाँ से रिफ्लेक्शन के कारण विच फॉर्म ए रियल, ये प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के कारण विच फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से छोटा है, स्मॉल इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज या स्मॉल इमेज A डैश B डैश, और ये A डैश B डैश विच वर्क्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस के नज़दीक होने के कारण, अगर आईपीस के फोकल लेंथ के दायरे में है, फोकल लेंथ के अंदर है, तो A डैश B डैश आईपीस के लिए इमेज थी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक्ट करेगा, डिमिनिश्ड इमेज A डैश B डैश, एंड इट एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। नाउ आईपीस इज सो एडजस्टेड दैट द फाइनल इमेज इज फाउंड बिटवीन आइदर इन्फिनिटी और बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। नाउ विद द हेल्प ऑफ आई पीस, उसको इस ढंग से एडजस्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ आई पीस कैपिटल ई, जो कि एक स्मॉल फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि एक साइड ट्यूब, जो साइड नैरो ट्यूब होगा, माने वाइट ट्यूब के बगल में साइड में, वाइट ट्यूब के साइड में एक और नैरो ट्यूब लगी होती है, एडजस्ट होती है, तो उसमें आई पीस जो कि स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो एडजस्टेड होता है। तो विद द हेल्प ऑफ आई पीस को एडजस्ट करना होगा, आई पीस, द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट आइदर इन्फिनिटी, उसके लिए फोकस पर होना होगा A डैश B डैश को, और यहाँ पर जो केस है, यहाँ पर इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में बना है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at final image is virtual, magnified and inverted in comparison to the real object AB, but in comparison to virtual object A dash B dash, A double dash B double dash is B double dash is erect, is formed, final image which is formed, and the final image is virtual, magnified and inverted in comparison to the object, virtual, magnified and inverted, ये फाइनल इमेज है, इज फॉर्म्ड, ये फाइनल इमेज है, इज फॉर्म्ड बिटवीन
either at infinity, formed at infinity, formed at infinity, उसके लिए ए डैश बी डैश को फोकस पर लाना होगा इसके आई पीस के इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पर जो हम शो किए हैं यहाँ इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में, इन्फिनिटी आइदर एट इन्फिनिटी और बिटवीन 25 cm एंड इन्फिनिटी। और अगर ए डैश बी डैश आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस पॉइंट के बीच में आ गया आई पीस के, तो इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनेगा, जैसा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में भी एडजस्टमेंट फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में देखा जा चुका है। Now magnifying power of the Newtonian telescope, its magnifying power is again beta by alpha, m is equal to beta by alpha, that is angle formed at the eye by the final image to the angle formed by the object at the eye, that is beta upon alpha, जैसा कि हम लोगों ने देखा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में। यह भी तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, केवल अंतर है कि केवल इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में कॉन्केव मिरर का यूज किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव के जगह उसमें लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस था, इसमें लार्ज अपर्चर का लार्ज डायमीटर का कॉन्केव मिरर है, अंतर इतना ही है। और इसमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन हो रहा है, परावर्तन की घटना हो रही है, जबकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में या वह रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था, उसमें रिफ्लेक्शन की, चूँकि लेंस था तो उसमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन उसमें ऑब्जर्व किया गया था और यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो फार्मूला सेम है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द न्यूटोनियन टेलीस्कोप इज, या एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी इसे कहा जाता है, इज अगेन बीटा बाई अल्फा। तो हम दैट इज 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। इट कैन बी फाउंड आउट दैट इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी देन एम इज इक्वल टू एफओ बाई एफ ई, जैसा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आया था। मैग्नीफाइंग पावर of the Newtonian telescope is capital M is equal to, again फिर FO upon FE, it can be, as we have already established this formula, deduced this formula in the case of normal adjustment of a astronomical telescope। तो इसमें भी उसी ढंग से ऑब्जर्व किया जा सकता है, इतना इसको डिड्यूस किया जा सकता है, M is equal to FO by FE फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये है फार्मूला हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द न्यूटोनियन टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए न्यूटोनियन टेलीस्कोप इज M इक्वल टू FO बाई FE। न्यूटोनियन टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर हो गया, जैसा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमने डिड्यूस किया था। ये इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पर बने, इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ द न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ये फार्मूला हो गया। वेयर एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, जो कि यहाँ पर लेंस है, स्मॉल फोकल लेंथ का एक लेंस है यहाँ पर साइड ट्यूब में जो एडजस्टेड है उसका फोकल लेंथ है, और एफओ फोकल लेंथ है इसका ऑब्जेक्टिव का, जो कि कॉन्केव मिरर है, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होगा। एफओ इक्वल टू R बाई 2। तो इससे क्लियर है कि जितना बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नीफाइंग पावर होगा। इसलिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, जैसे कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, तो उसमें मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा अगर उसका करना है, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा करना है इमेज का, तो लार्ज अपर्चर का, माने जितना अधिक डायमीटर थी, जितना अधिक लार्ज डायमीटर होगा या अपर्चर होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होगा। तो इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में ये ऑफ द टेलीस्कोप एफओ बाई एफ ई इसका फार्मूला हो गया इन द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, वेयर एफओ इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव विच इज कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ये फार्मूला हम ऑब्टेन कर चुके हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, इसको वही फार्मूला सेम है, ये भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जैसा कि मैंने कई बार कहा। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर M1, एंड एफ is the focal length of the eyepiece, focal length of the eyepiece which is a convex lens of a small focal length। eyepiece नेत्रिका जो है कम फोकस दूरी का है, यहाँ
जो कि साइड ट्यूब में लगा होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप के। फोकल लेंथ, ये न्यूटन का दूरबीन है, न्यूटन द्वारा डिजाइन किया हुआ, इसलिए इन्वेंटर इसके न्यूटन थे, इसलिए इसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप कहा जाता है। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज एफई। और एफओ जो होगा, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो कि कॉन्केव मिरर होगा, वो r/2 होगा, जहाँ आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर जो है वक्ता त्रिज्या है, ऑब्जेक्टिव का वक्ता, अभिदृश्यक की वक्ता त्रिज्या है, जो कि कॉन्केव मिरर है उसकी वक्रता त्रिज्या है, उसके सेंटर से उसके फोकस, माने यहाँ पर जो सेंटर है, इसका पोल है, मिरर का पोल P है, और इसका फोकस यहाँ पर होगा, थोड़ा सा आगे होगा, उसके फोकस के थोड़ा पहले ही एक प्लेन मिरर उसके एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर एडजस्टेड है। तो यहाँ पर अगर फोकस थोड़ा सा इसके आगे होगा, इस यहाँ मिरर लगा है, तो ये यहाँ तक अगर फोकस यहाँ पर F है, तो PF जो होगा वह ये PF तो फोकल लेंथ हो गया, और उसका दुगना हो जाएगा सेंटर, माने ये पूरा लार्ज जो आपका कॉन्केव मिरर है, उसका जो सेंटर मान लिया यहाँ है, तो उसका माने इसके पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा इस मिरर का, वह रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ F इक्वल टू r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो एफओ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ r/2 मैंने लिखा, एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉन्केव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर, ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो इससे क्लियर है कि एफओ जो है किसके, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो होगा, यहाँ पर मैग्निफिकेशन में m इक्वल टू FO/FE, और एफओ की जगह r/2 रखा जा सकता है। तो मैग्निफिकेशन जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रोपोर्शनल हो गया। जितना अधिक डायमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्केव मिरर होगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, फॉर्म में, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में उतना ही ज़्यादा उसका मैग्निफिकेशन पावर होगा। नाउ इन केस ऑफ एडजस्टमेंट फॉर नियर पॉइंट, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा in the adjustment for least distance of distinct vision, जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल आई का, एक हेल्दी आई का, तो इन द एडजस्टमेंट फॉर 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, दैट इज एडजस्टमेंट फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज m इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर, और मैग्निफिकेशन पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन इज एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप इज ऑफ द टेलीस्कोप, जैसा कि हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में डिराइव किया था, और वह फार्मूला यहाँ पर भी वही होगा, सेम फार्मूला, खाली एफओ जो है यहाँ पर, वहाँ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ था और यहाँ मिरर का है। m इक्वल टू FO/FE अंडर ब्रैकेट 1 प्लस FE/D, कैपिटल D, और यहाँ कैपिटल D क्या है, 25 सेंटीमीटर है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहाँ पर की इमेज बना है। जब A'/B' जब सिचुएटेड होगा, आईपीस को इस ढंग से एडजस्ट करें कि A'/B' इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में, फोकस के बीच में आ जाएगा A'/B', तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, 25 सेंटीमीटर पर बनेगा आई से। यहाँ पर इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में रिप्रेजेंट किया गया है फाइनल इमेज A'/B'। तो ये मैग्निफिकेशन पावर का दूसरा फॉर्मूला हो गया इसका। इस केस में जब फाइनल इमेज एडजस्टमेंट फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन में न्यूटोनियन टेलीस्कोप का, न्यूटन के दूरबीन का जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, आवर्धन क्षमता या वितालन क्षमता जो होगी, वह FO/FE 1 प्लस FE/D, यहाँ FO ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है जो कि कॉन्केव मिरर है, यहाँ FE नेत्रिका है, आईपीस है जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, छोटे द्वारक का स्मॉल फोकल लेंथ का, और स्मॉल अपर्चर का जो कि साइड ट्यूब में लगा हुआ है, और कैपिटल D 25 सेंटीमीटर पर हो गया जहाँ पर की इमेज बना है। तो ये सब हुआ दोनों इक्वेशन। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर FO/FE कैपिटल M इक्वल टू, और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में 25 सेंटीमीटर पर जब फोकस होगा इमेज, फाइनल इमेज, तो M इक्वल टू FO/FE 1 प्लस FE/D। Now, second type of reflecting telescope is Cassegrain telescope. Its name is after its inventor, an American scientist, Cassegrain. सेकेंड टाइप का जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, परावर्तक दूरबीन, उसको कैसेग्रेन टेलीस्कोप कहा जाता है। इसके इन्वेंटर के नाम पर, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे कैसेग्रेन, उनके नाम पर इस टेलीस्कोप का नाम कैसेग्रेन
टेलीस्कोप है। और इट इज दिस टेलीस्कोप इज ए रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप जिसको अभी हमने फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के रूप में पढ़ा, स्टडी किया, तो उसी टेलीस्कोप का, न्यूटोनियन टेलीस्कोप का ही रिवाइज्ड फॉर्म है ये, जिसमें कि एक लार्ज डायमीटर का, लार्ज अपर्चर का कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है, और डिस्टेंट स्टार से या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज स्टार और प्लैनेट से आने वाली पैरेलल लाइट रेज को, प्रकाश किरणों को इंसिडेंट कराया जाता है एक कॉन्केव मिरर पर, जो कि लार्ज अपर्चर या लार्ज डायमीटर का होता है, जो ऑब्जेक्टिव का वर्क करता है, जैसा कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप में भी था। लेकिन इसमें अंतर यह है कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो कि कॉन्केव मिरर है, लार्ज अपर्चर का M1 कॉन्केव मिरर, तो उसके द्वारा उस पर इन्फिनिटी से या लार्ज डिस्टेंस से, जैसे कि स्टार है और या एक प्लेनेट है, तो उससे आने वाले पैरेलल लाइट रेज को, यहाँ देखिए 2 पैरेलल लाइट रेज, एक इसके अपर पार्ट में ऑब्जेक्टिव के जो कि कॉन्केव मिरर है M1, उसके अपर पार्ट पर इंसिडेंट होता है, और दूसरा उसके लोअर पार्ट पर इंसिडेंट होता है उस ऑब्जेक्टिव के, कॉन्केव मिरर के। और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है कॉन्केव थी ऑब्जेक्टिव के द्वारा या कॉन्केव मिरर M1 के द्वारा, वह फिर से भी वह कन्वर्ज करता है, वह कन्वर्ज करने का ये ऑब्जेक्टिव या कॉन्केव मिरर जो लाइट इस पर इंसिडेंट हुआ उसको कन्वर्ज करने का प्रयास करता है इसके फोकस की तरफ, उसके फोकस पर, मतलब ऑब्जेक्टिव के फोकस फोकस पॉइंट है, इस पर कन्वर्ज करने का प्रयास होता है इस कॉन्केव मिरर के द्वारा, जो कि ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इट इज इंटरसेप्टेड इन द मिडल बाई, उसी बीच में ये इंटरसेप्ट हो जाता है। यहाँ आगे एक सेकेंडरी मिरर होता है, इसको सेकेंडरी मिरर कहा जाएगा, जो कि कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका इनर सरफेस पॉलिश्ड है और आउटर सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर है। तो यही अंतर है उसमें, न्यूटोनियन टेलीस्कोप और इसमें अंतर यह है कि उसमें प्लेन मिरर का यूज किया गया था और इसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया गया है यहाँ पर। तो ये रिवाइज फॉर्म है, कैसेग्रेन टेलीस्कोप एक रिवाइज फॉर्म है न्यूटोनियन टेलीस्कोप का। प्लेन मिरर के स्थान पर जो सेकेंडरी मिरर के रूप में यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर को। तो लाइट रे, जो पैरेलल लाइट रे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आया है, किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, जैसे कि स्टार से, तो उसको कैसेग्रेन टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव उसको कन्वर्ज करने का प्रयास करता है, उसको फोकस, उसको डायरेक्टेड कर देता है, रिफ्लेक्ट करके उसको डायरेक्टेड कर देता है फोकस की ओर, अपने फोकस की ओर, मतलब कॉन्केव ऑब्जेक्टिव के फोकस या कॉन्केव मिरर के फोकस की ओर डायरेक्टेड कर देता है, उसको डिफ्लेक्ट कर देता है उसकी फोकस की ओर। लेकिन बीच में लाइट इंटरसेप्ट हो जाता है, किसके द्वारा? लाइट इंटरसेप्ट हो जाता है एक सेकेंडरी मिरर के द्वारा, जो कि कॉन्वेक्स मिरर है, M2 है। और इससे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे कॉन्केव, जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्केव मिरर, उसमें एक होल बना हुआ है, देखिए यहाँ होल है, यहाँ एक होल है, ओपनिंग है, और इस ओपनिंग से लाइट रे, कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बाहर निकलती है, दोनों लाइट रेज, और दोनों आपस में मीट करते हैं, जिससे कि इमेज बनता है, और उस इमेज को देखा जाता है आईपीस के द्वारा। मतलब कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज ऑब्जेक्टिव या कॉन्केव मिरर में बने हुए होल से बाहर निकलती है, और उसके बाद जाकर मीट करती है आई पॉइंट पर, जहाँ इमेज फॉर्म होता है, और उसके बाद लाइट रे इंटर करती है पैरेलल होकर के ऑब्जर्वर्स आई में, ह्यूमन आई जिसको देख रहा है आईपीस से, और आईपीस का ये ट्यूब है ई। तो अब आईपीस में लगे लेंस के द्वारा ये लाइट रे पैरेलल होकर के आईपीस उस लाइट रे को कॉलिमेट कर देगा, पैरेलल होकर के पैरेलल कर देगा और आई में इंटर करेगा, और उस इमेज को देखा जाएगा, और यह इमेज इन्वर्टेड होगा तथा रियल होगा, क्योंकि लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इटसेल्फ दोनों लाइट रे आपस में मीट किया है, क्रॉस किया है एक दूसरे को, इसलिए इमेज बनेगा। तो वही इमेज इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड के अलावा ये रियल होगा। यही इसका वर्किंग है कैसेग्रेन टेलीस्कोप का। और कंस्ट्रक्शन में इसमें भी प्लेन मिरर की जगह इसमें लार्ज अपर्चर का ऑब्जेक्टिव, ये कॉन्केव मिरर है, यूज किया जाता है, कॉन्केव मिरर, जो कि ऑब्जेक्टिव का एक थी वर्क करता है, कॉन्केव मिरर है जो ऑब्जेक्टिव का वर्क करता है। और दूसरा इसमें जैसा कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप में था कि प्लेन मिरर था, तो उसकी जगह
कन्वेक्स मिरर है, और ऑब्जेक्टिव में एक होल बना रहता है जिससे लाइट कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद बाहर जा करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है आई पर, जिससे इमेज फॉर्म होता है और उस इमेज को देखा जाता है आई पीस के द्वारा। उसके बाद लाइट रे ऑब्जेक्टिव थी आई पीस के लेंस के द्वारा कॉलीमेट होकर पैरेलल होकर के ट्रेवल करती है आई पीस में, और जिसे ऑब्जर्वर्स आई द्वारा देखा जाता है। तो यही कैसेग्रेन टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। नाउ राइट डाउन इस वर्किंग। तो इसका फ़ायदा है कैसेग्रेन टेलीस्कोप का, ये फ़ायदा एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका फोकल लेंथ जो होगा ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा होता है और छोटे साइज में होता है। छोटे साइज में लार्ज फोकल लेंथ इसमें कैसेग्रेन टाइप टेलीस्कोप का होता है। ये एडवांटेज है, साइज इसका छोटा होता है लेकिन अधिक फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव होता है इसमें कॉनकेव मिरर। तो इसका एडवांटेज है जो कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप से इसको सुपीरियर बनाता है। और सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है वह सबसे बड़ा कैसेग्रेन टाइप का जो टेलीस्कोप है वह अमेरिका में है, यूएसए में है, हवाई में, यूएसए के हवाई में। ए पेयर ऑफ केक टेलीस्कोप उसका नाम है, जो कि एक और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो न्यूटोनियन टाइप का टेलीस्कोप है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, माउंट पाल्मर टेलीस्कोप, जो कि जिसका डायमीटर 200 इंच मैंने नियरली 5 मीटर 5+ ही होता है मीटर उसका डायमीटर होता है, डायमीटर है। और वो कैलिफोर्निया में है, माउंट पाल्मर टेलीस्कोप। तो उसका डायमीटर नियरली 5 मीटर है, 5+ ही है, तो 5 मीटर उसका डायमीटर है। लेकिन जो ए पेयर ऑफ केक टेलीस्कोप जो कि यूएसए के हवाई में है उसका साइज उसके डायमीटर का साइज 10 मीटर है। इंडिया में भी जो सबसे लार्जेस्ट कैसेग्रेन टाइप टेलीस्कोप है वह तमिलनाडु के कावालूर में है, जिसका डायमीटर 2.34 मीटर है। So now write down the working of Cassegrain telescope. Light rays, a parallel light rays, a parallel light rays which are parallel coming from a distant object, say a star, are incident on the concave mirror of large diameter, which is objective M1, are incident on a concave mirror, that is incident on the with X as objective on a concave mirror, इसका नाम M1 है, concave mirror M1 of large diameter, large aperture, large diameter, और ये ऑब्जेक्टिव का एक्ट करेगा, इट एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्टिव। अभी इससे का वर्क करेगा ये concave mirror, and after reflection from the concave mirror, light ray travel along the focus, along its focus. That is, concave mirror tries to converge light rays to its focus, but it is intercepted by the convex mirror, secondary mirror, convex mirror. And after reflection from the mirror, light rays pass through its opening. एक ओपनिंग है, इसमें होल बना है जिससे कि लाइट रे बाहर निकलेगा और फिर दोनों मीट करता है आई पर, उसके बाद फिर इंटर करता है आई पीस में, जिससे उस आई के द्वारा ऑब्जर्वर्स आई के द्वारा उसे देखा जाता है। लार्ज डायमीटर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन both light rays travel towards its focus. Both light rays
travel towards its focus FO. FO is the focal length of the focal length of the concave mirror of the Cassegrain telescope. Meanwhile, it is intercepted by the travel towards its focus FO after reflection from the concave mirror. Both light rays after reflection from the concave mirror travels along the focus, and in the meanwhile it is intercepted by the बीच में आ जाता है सेकेंडरी मिरर M2 एंड फोकस की ओर होगा, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन it is intercepted by mirror M2, secondary mirror M2, but after reflection from a secondary mirror, that is convex mirror of a small focal length, from a secondary convex mirror, convex mirror है, convex mirror M2, light ray after reflection from it, light rays जो ओपनिंग है होल बना हुआ कनकेव मिरर में, उससे बाहर निकल जाता है. लाइट रेज इमर्ज आउट थ्रू द होल, थ्रू द opening made in the objective, that is concave mirror, opening of M1, concave mirror M1, and then enters into the eyepiece after meeting at eye and enter into the eyepiece through which its image is seen. Through which image formed is seen, which is real, and through which image of the object formed, image of the object formed, image of the object formed, which is real and inverted. दोनों लाइट रे इटसेल्फ आपस में कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद मीट किया है. फॉर्म्ड विच इज रियल एंड इन्वर्टेड, नाउ इट्स मैग्नीफाइंग पावर. तो मैग्नीफाइंग पावर वही होगा इसका भी जो कि सेम जो कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप का होता है. एम इक्वल टू FO बाई FE इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, वेयर FO इज द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर विच इज एक्ट्स एज ऑब्जेक्टिव, और FO जो होगा स्मॉल FO वह इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R/2 उसी के इक्वल होगा, जैसा कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप में भी था. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द its magnifying power, that is magnifying power of the Cassegrain telescope is in the normal adjustment of this telescope, that is Cassegrain telescope, in the normal adjustment is वही सेम M इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू FO बाई FE, स्मॉल FO बाई स्मॉल FE. FO is the focal length of the objective which is concave mirror of large diameter, और ये होगा FO इक्वल टू FO जो होगा वह फोकल लेंथ रेडियस कर्वेचर का हाफ होगा, तो FO इक्वल टू R/2. तो जितना बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा उतना ही उसका मैग्नीफाइंग पावर भी ज़्यादा होगा, जैसा कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप में हमने देखा. तो इसका भी वही मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा M इक्वल टू FO बाई FE. कैसेग्रेन टेलीस्कोप का भी जो कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप के ही इक्वल है, वेयर FO इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव विच इज कॉनकेव मिरर एंड FE इज द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, जो है लेंस है इसमें आईपीस ट्यूब में स्मॉल फोकल लेंथ का, तो उसका फोकल लेंथ हो गया.
तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में हो गया, एम इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई। और एडजस्टमेंट फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में नियर पॉइंट पर जब इमेज फाइनली आती इमेज फॉर्म होगा तो उस सिचुएशन में मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई अब इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई बाई डी, जो कि न्यूटनियन टेलीस्कोप का था। तो एक्चुअली कैसेग्रेन टेलीस्कोप भी न्यूटनियन टेलीस्कोप का ही रिवाइज फॉर्म है। अंतर है कि उसमें प्लेन मिरर की जगह सेकेंडरी जो मिरर था वहाँ प्लेन मिरर था, और यहाँ प्लेन मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर M2 है। और इसका एडवांटेज यही है कि इसका माने ये स्मॉल साइज का होगा और उसका फोकल लेंथ इसका लार्ज होगा। यही एडवांटेज है कैसेग्रेन टेलीस्कोप का ओवर न्यूटनियन टेलीस्कोप। और इसी के साथ ये पार्ट 13 था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो समाप्त होता है।